इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हातिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। धार्मिकता के ऊपर जब आंच आती है, बहुत जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि धर्म खतरे में है, तो बंदूकें उठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कौमें हैं ऐसी बहुत सारी जो धर्म के ऊपर सिर्फ जबानी खतरा कह करके बंदूकें बहुत चलाती है, लेकिन देश के ऊपर जब खतरा आता है तो ये लोग घर के अंदर बैठ करके चाय पी रहे होते हैं। अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो देश की रक्षा भी करनी पड़ेगी। धर्म और देश एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू में धर्म है तो दूसरे पहलू में देश है। बंधुओं, अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अपनी कौम के ऊपर खर्चा करके हम अपनी संस्कृति को और अपनी वसुंधरा को जीवित रख लेंगे तो आप भ्रम में हैं। जितना धर्म के ऊपर खर्चा करते हैं उतना ही खर्च देश की सुरक्षा के ऊपर भी करना पड़ता है। भारत की वसुंधरा में ऋषि मुनियों ने 4 प्रकार की हिंसा का उपदेश दिया। ऋषि मुनियों ने बार बार कहा कि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो वो 4 प्रकार की हिंसा के बीच में रहता है। पहला, वो आरंभी हिंसा करता है। घर के अंदर रहते हैं तो घर के अंदर खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, साफ सुथरा करना पड़ता है, दीवालों को पोतना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है। इन सब चीजों में जो हिंसा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ना चाहते हुए भी जो जीव मर जाते हैं, आरंभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इंडस्ट्री डालना है, इंडस्ट्री डालने के बाद जब कभी आप खदान वगैरह खोदते हैं, इसको आचार्यों ने महाआरंभ कहा है। आरंभी हिंसा के बाद एक औद्योगिकी हिंसा भी आती है। जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे उत्सर्जित कई चीजों के वेस्ट मटेरियल से पूरी नदियां खराब होती हैं, जमीन खराबें होती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। यूरेनियम कार्बाइड के माध्यम से भोपाल में जिस तरीके से त्रासदी देखी है वो हम बुला नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएंगी। औद्योगिकी हिंसा। तीसरी एक और हिंसा ऋषि मुनियों के द्वारा बार बार कही गई, जिसका नाम है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा चला करके वो जो भाव रहता है कि मैं तुमको अवश्य मारूंगा चाहे कुछ हो जाए। इस संकल्पी हिंसा के बारे में ऋषि मुनियों ने जितना हमें बताया उतना ही बार बार हमें चेताया। ये कहा कि चाहे कुछ हो जाए, संकल्पी हिंसा का प्रयोग जीवन में कभी मत करना। संकल्पी हिंसा करने वाले हमेशा दुख पाते हैं। ये बात प्राचीन काल से अंतर्मानस पर बैठी रही कि किसी भी कीमत में भारतीय जीवन जीने वाले वे जो लोग होते हैं, वे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन वे संकल्पी हिंसा का प्रयोग नहीं करते।
चला करके मैं तुमको मारूंगा, ये संकल्पी हिंसा में आपके घर के अंदर ऑल आउट लगाना भी आता है, इस बात को भूल मत जाइएगा। जब हम अपने घर के अंदर फिनिट का स्प्रे करते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, ये भी पेस्टिसाइड डालते हैं। जब हम अपने घरों के अंदर जब बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं तो चींटियों को मारने के लिए चींटी मार पाउडर डालते हैं। ये सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने साफ साफ मना किया है। आचार्य साफ साफ कहते हैं कि आपको आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर संकल्पी हिंसा करनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो है कि वो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। जब आप लक्ष्मण रेखा खींच करके बहुत सारे कॉकरोच मार देते हैं, चूहों को गोलियां खिला देते हैं, तो पानी में मिला देते हैं, आटे की गोली बना देते हैं, ये सब संकल्पी हिंसा का परिणाम है। निश्चित रूप से इस हिंसा को करने के बाद जो स्वयं के जीवन में कष्ट आते हैं, उन कष्टों का भी ना अनुभव है और हो सकता है कभी किसी को अनुभव हो भी जाए। आबादा काल होती है किसी भी कर्म की, वो जब उदय में आती है तब समझ में आता है कि यहाँ पर आकर के जब पूछते हैं महाराज श्री ऐसा कौन सा पाप किया था कि घर के अंदर इतनी दुविधाएं हैं। जिनके घरों में बहुत ज्यादा दुविधाएं, क्लेश, मानसिक संकल्प विकल्प होते हैं, आचार्य आज भी कहते थे, कल भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे कि जब जहां खड़े हो वहीं से संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो। हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, हम लक्ष्मण रेखा नहीं खींचेंगे, हम उसके लिए दूसरे उपाय करेंगे। हमारे पास अगर घर के अंदर साफ सफाई रखने के लिए दूसरे उपाय हैं, पानी में थोड़ा सा नमक इत्यादि डाल देते हैं, थोड़ी लौंग डाल देते हैं, या फिर नीम के पानी को उबाल करके पोंछा लगा देते हैं। बहुत सारे जीव ना वहां पर आते हैं, ना विचरण करते हैं, ना किसी प्रकार का उन्हें कष्ट होता है। ऑल आउट लगा करके बहुत अच्छे से खुली हवा में जब सो जाने वाले लोग, जब सुबह काम करने वाली बाई जब झाड़ू लगाती है तो सैकड़ों मच्छर घर के अंदर से मरे निकलते हैं। एक चौरिंद्री जीव अगर गलती से चौके के अंदर मर जाता है तो साधु अपना भोजन छोड़ देता है, बंधु उस दिन भूखा रह लेता है। आप निरंतर घर के अंदर कितने सारे असंख्यात जीवों की हिंसा करते हैं। एक बार अंतस्मानस को जागृत करने का प्रयास करिएगा। जितने भी संकल्पी हिंसा है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ संगी पंचेंद्री के प्रति है। मनुष्य के द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा नहीं है। एक वनस्पति कायिक के ऊपर भी संकल्प पूर्वक जब आप किसी घास पर चल रहे होते हैं और चलती हुई घास के नीचे एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के अगर कोई जीव भी हो और हमें पता नहीं चलता है और वो चुपचाप मर जाती है, इन सब की हिंसाओं से मुक्त है भारत का जैन धर्म। अहिंसा बहुत अद्भुत और अद्वितीय वस्तु है। सिर्फ सुनने से, सुन करके ताली बजा देने से आपके जीवन से दुख खत्म नहीं हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब करिएगा तब से अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करिएगा। हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति में सैनिकों तक को समझाया गया कि हमें किसी की संकल्पी हिंसा नहीं करनी है। आप लोगों को भी घर के अंदर इस बात को देखना है कि हमें संकल्पी हिंसा किसी कीमत पर नहीं करनी है। रात में मच्छर काटता है, दुनिया में सबसे बेहतरीन मच्छरदानियां आप भारत में मिलती हैं। आप चाहें तो अच्छे से मच्छरदानी लगा लें, बहुत कंफर्टेबल आप भी रहेंगे, मच्छर भी रहेंगे। मच्छर तो बेचारा मच्छर है, उसको थोड़ी पता कि हम किसको काट रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है कि आपको कौन काट रहा है, कौन पीड़ा दे रहा है। आपके पास संगी पंचेंद्री बना है, मनुष्य है। इस बात को अंतस में जागृत करिएगा कि मुझे किसी भी कीमत पर संकल्पी हिंसा नहीं करनी है। जरा जरा सी बात में, सोते में इधर मच्छर मारा, इधर मच्छर मारा, इधर मच्छर मारा, ये जो बार बार आपके मच्छर मारने की आदत है, आप सोचिएगा अपने संसार की एक एक पर्याय आप लंबी करते चले जा रहे हैं। किस तरीके का दुख झेलना पड़ेगा आपको अभी अंदाजा नहीं है। लेकिन सैनिकों को भी इस बात की सिखाया गया कि किसी भी कीमत में तुम्हारे हाथ में AK-47 है या दूसरी गन्स माउजर्स दिए हुए हैं, संकल्पी हिंसा आप नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम बॉर्डर में खड़े होकर के ताली बजाएंगे, बॉर्डर में खड़े होकर के हम किसी को फूल गिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे? हमारा विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। मुनि महाराज का तो विरोधी हिंसा का भी त्याग है बंधुओं।
आप कोई दिगंबर साधु है, उसका कोई गला भी काटने की कोशिश करेगा तो दिगंबर साधु कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। इतना शौर्य हमको हमारे गुरु ने सिखाया है कि जैन शासन में एक ही एक महंत संत होते हैं जो चारों प्रकार की हिंसा से मुक्त होते हैं, लेकिन श्रावक जो होता है उसका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। श्रावक अगर हमारे देश पर, हमारे धर्म पर किसी प्रकार की कोई आंच आती है, निश्चित वो बंदूक भी उठाता है, हथियार भी चलाता है, छातियों में गोलियां भी दागता है, और जिस स्वर्ग की स्थान तक संत तपस्या करके पहुंचते हैं, वो सैनिक गोली चला करके भी उसी देवगति को प्राप्त करता है। ये भारत की वसुंधरा है जहां पर धर्म और देश एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी एक पहलू पर जितनी भी कोशिश करिएगा, लेकिन अगर दूसरा पहलू आपने नहीं बचाया तो आपका पहला पहलू भी बच नहीं पाएगा। आयु कर्म की उदीर्णा आपने सुना होगा, 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं उसमें एक आयु कर्म भी होता है। उसके लिए लिखा गया है कि अकाल में मरण के लिए आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने साफ साफ कहा, विश्वेयण रतक है वै संक्लेश सत्तक गहनम। गाथा लिख दी है 2, विष के भक्षण करने से, अत्यधिक संक्लेश करने से, शस्त्र के प्रयोग करने से समय से पूर्व में आयु का क्षय हो जाता है, व्यक्ति समय से पूर्व में पर्याय छोड़ के चला जाता है। आयु कर्म की उदीर्णा रोकने में एक सैनिक भी निमित्त है, इस बात को भूल मत जाइएगा। आप अगर सैनिक वहां बॉर्डर पे नहीं खड़े होते, आपके घरों के अंदर जितनी शांति है ना, ये शांति सब खो गई होती। लेकिन हमारा हमेशा से संकल्प ही हिंसा का त्याग है। आप सबको मैं बार बार उस बात को बताना चाह रहा हूं कि विरोधी हिंसा ना हो, इसलिए भारत की वसुंधरा पे अपने सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक गोलियां चलाता है, और जब वो गोलियां चलाता है तो उसके खून से किसी भी प्रकार का कोई पाप का बंध नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपकी साधना का 6वां हिस्सा उस सैनिक को जरूर लगता है। हमारे यहां जब ये संकल्प हिंसा और विरोधी हिंसा की बात ऋषि मुनियों ने सिखाई, तो सबसे प्रथम युद्ध जब इस षष्ठी पर भगवान आदिनाथ के समक्ष हुआ, वो भरत और बाहुबली का हुआ। 60,000 वर्ष तक अपने चक्रवर्तित्व को घोषित करने के लिए यात्रा करके संघर्ष के साथ लौटे, और जब खुद के महल में प्रवेश नहीं मिला, खुद के राज्य में प्रवेश नहीं मिला, पूछा क्या बात है, तब बताया गया कि बाहुबली ने अभी आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। भाई भाई में पहला युद्ध भरत और बाहुबली का जगत प्रसिद्ध है, और जगत प्रसिद्ध युद्ध में भी मंत्रियों का कौशल प्रसिद्ध है। उन्होंने देख लिया था दोनों महान पुरुषार्थ करने वाले हैं, कालजयी हैं, इनका तो मरण होगा नहीं, ये किसी कीमत पर न मरेंगे न कुछ होने वाला है। तो मंत्रियों की सूझबूझ से जो सैनिकों को बीच में रखा जा रहा था और सैनिक के बीच में युद्ध होने का प्रयास किया जा रहा था, उस प्रयास को मंत्रियों ने रोक दिया, और रोक करके वहां पर आपस में ही युद्ध कर लीजिए। तो 3 युद्ध प्रसिद्ध हो गए। एक दृष्टि युद्ध प्रसिद्ध हो गया कि आंख से आंख मिला के देखते हैं, जिसकी आंख पहले झपक जाएगी वो हारा माना जाएगा। और बाहुबली स्वामी जो थे वो 525 धनुष की काया वाले थे, भरत जी की 500 धनुष की काया थी। बाहुबली भरत को ऐसे देख रहे थे और भरत बाहुबली को ऐसे। तो सामने से जब सूर्य की किरणें भी बाहुबली के पुण्य के साथ भरत की आंख में बार बार आ रही थी, उस वक्त भरत की आंखें झपक गईं, बाहुबली विजयी हो गए। दूसरा युद्ध किया, समुद्र के बीच पे खड़े होकर के एक दूसरे पर पानी उछाला। पानी उछालने पर जो पानी की मार से बच जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, वो हारा माना जाएगा। बाहुबली ने इतनी बौछारें करी कि कुछ देर तक तो भरत स्वामी ने सहा, लेकिन उसके बाद वहां से भी उनको अलविदा करना पड़ा। मुष्टि युद्ध भी आपस में हुआ, उसमें भी भरत विजयी हुए। और उसके बाद सब कुछ जीतने के बाद हमारे यहां की परंपरा कितनी जबरदस्त है, इस बात को देखिए। सब कुछ जीतने के बाद बाहुबली स्वामी को जब वैराग्य हुआ, तो जिस वसुंधरा का स्वामी बनने के लिए भरत को 60,000 वर्ष लगे थे, उस वसुंधरा को पूरा का पूरा बाहुबली स्वामी ने एक दिन मात्र में जीत लिया। सिर्फ एक दिन में
तुमने 60,000 वर्ष की चक्रवर्ती की यात्रा करने के बाद पूरे दुनिया जीती, 6 खंड के अधिपति बने, और तुमको हरा दिया तो हम 6 खंड के अधिपति बने। लेकिन बाहुबली स्वामी क्या उदार मना थे कि उन्होंने हाथ में आई हुई 6 खंड का आधिपत्य वापस भरत को सौंप करके और जा करके जंगल में खड़े होकर के आत्मध्यान किया और मुक्ति के रास्ते से सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। पहली बात सिखाया किसी युद्ध के दौरान कि जीती हुई वस्तुएं भी वापस कर दी जाती हैं। भरत बाहुबली से सीखा। इस बात को फिर बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुनः करके दिखाया। जब लंका विजय कर ली और लंका विजय करने के बाद लक्ष्मण कहते हैं कि ये सोने की लंका आज से स्वामी आपकी हुई, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को एक श्लोक पढ़ के सुनाया। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दोनों से गरिष्ठ है कौन? यद्यपि स्वर्णमयी लंका। लक्ष्मण से रामचंद्र जी कहते हैं सोने की लंका है लक्ष्मण, फिर भी न मे रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या करते हैं आप? जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग मिले और कोई बोले कि जन्मभूमि में जाना है तो स्वर्ग से अच्छी होती है जन्मभूमि। लेकिन हमारे यहाँ के बहुत सारे नौजवान एक ख्वाब दिमाग में सजा करके IIT करने जाते हैं कि जैसे मौका मिलेगा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं पर रहेंगे क्योंकि कल्चर बहुत अच्छा है, सोसाइटी एक नंबर है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, पैसा बहुत मिलता है। अरे भोगवादी जीवन शैली भारत की कभी प्राण ऊर्जा रही नहीं है। भारत की प्राण ऊर्जा तो योगवादी रही है। वक्त से पहले हम सब छोड़ करके जाने की कला जानते हैं, लेकिन आज का मानस ऐसा कुछ तैयार कर दिया गया है कि हर पढ़ा लिखा ब्रिलियंट लड़का जो है सिर्फ अमेरिका शिफ्ट होना चाहता है। उस सिटीजनशिप के लिए कितने हाथ पैर जोड़ता है। कभी अमेरिका में जाकर के देखिएगा, जिनका वीजा फिनिश हो जाता है, जो अमेरिका में रहने का लोभ छोड़ नहीं पाते हैं, वहां पे चपरासी की नौकरी भी करेंगे, लेकिन किसी भी मायने से नौकरी बस मिल जाए जिसमें अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाए। खूब मेहनत करते हैं लोग, खूब। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामचंद्र जी ने पूरी की पूरी जीती हुई लंका विभीषण को दे दी, जो रावण का भाई था। उससे कहते हैं तुम संभालो, हमारी अयोध्या ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये बात बाहुबली से, भरत के युद्ध से रामचंद्र जी के मानस पर आई, रामचंद्र जी के मानस से कृष्ण के मानस पर आई। जब कंस को हरा करके कृष्ण जी ने पूरी मथुरा जीत ली, और मथुरा जीतने के बाद जब मथुरा के स्वामी श्री कृष्ण हो गए, उसके बाद कृष्ण जी ने भी कंस के पिता उग्रसेन को वो पूरी की पूरी मथुरा का राजा बना दिया। क्या है हमारी संस्कृति? एक बार पौराणिक इतिहासों से टरोल करके देखने का आप प्रयास करिएगा। यहां तक हम शांत नहीं हुए। इसके बाद जब 1965 में लाहौर का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज की नई जनरेशन को बताते हैं कि हमारे सैनिकों में वो जज्बा रहा है कि लाहौर भारतीय सेना से मात्र 13 किलोमीटर दूर रहा। भारतीय सेना का सबसे बड़ा टैंक जो था वो लाहौर के जगह से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर था, और यहां से एक आवाज शास्त्री जी की पहुंची, ताशकंद का समझौता हो गया, और हमने पूरा पाकिस्तान छोड़ करके वापस भारत में आकर के खड़े हो गए। इस बात के लिए तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। आपको देखना होगा उस बात को कि कैसे हमने लाहौर छोड़ दिया। पाकिस्तान की सेना में भी बहुत सारे फौजी हैं, बहुत सारे उन फौजियों की छाती में बड़े बड़े मेडल हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मेडल तो छाती में बहुत लगाए हैं, लेकिन युद्ध आज तक धरती पर उन्होंने एक भी नहीं जीता। एक भी युद्ध नहीं जीता पाकिस्तान की सेना ने। मेडल तो खूब छाती पे लगाए होंगे, लाल, नीले, काले, पीले, हरे, सांवले,
युद्ध एक भी नहीं जीत पाए। हर युद्ध में उन्होंने समझौता करना पड़ा। जब दोबारा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया था, उस बंटवारे के बाद कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। हरि सिंह राजा थे कश्मीर के, वो सोच नहीं पा रहे थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अपनी इस नवाब शाहियत को हम भारत में रखें कि पाकिस्तान में रखें। और उस बीच में उन्होंने कश्मीर के एक बहुत बड़े भाग में कब्जा कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC कहते हैं, आप लोग मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, उसके पीछे का इतिहास भी एक बार हमारे मुख से सुनने का प्रयास करिएगा कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत सारे भाग को, ये जो भारत का खूबसूरत नक्शा आपके आंख के सामने दिखाई देता है ना, इस नक्शे का सिर जो है, उस सिर का बहुभाग पाकिस्तान के कब्जे में है। एक कश्मीर है, एक आजाद कश्मीर है। उस आजाद कश्मीर की खूबसूरती कश्मीर से भी बहुत ज्यादा गहरी और पवित्र है। वहां तक भारतीय लोग पहुंचते नहीं, जबकि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके बाद फिर युद्ध हुआ। दोबारा जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, और वहां पर नियाजी जनरल था, उस नियाजी जनरल की वल्दियत की संतानें हैं इमरान खान। लेकिन वो कभी अपने आप को नियाजी नहीं कहते, क्योंकि नियाजी कहने पर इस बात का अफसोस याद आता है कि जब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानियों के साथ बदसलूकी हो रही थी और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, तो इंदिरा गांधी जी ने जब अपनी फौज भेजी तो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक करके सरेंडर किया था। आप भूल गए होंगे इस बात को। ये भारतीय सैनिकों की उस फौजी शूरता का एक बहुत बड़ा पराक्रम है, जिसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के घुटने टेक दिए थे और नियाजी ने उस समझौते पे दस्तखत कर दिए थे। उस समझौते के बाद भी पूरा का पूरा पाकिस्तान इंदिरा गांधी चाहती तो भारत में मिला लेती, भारत का बहुत बड़ा भाग खड़ा कर देती, लेकिन बंगालियों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक बांग्लादेश बना दिया। और बांग्लादेश अस्तित्व में आकर के पाकिस्तान से हट करके बांग्लादेश खड़ा हो गया। बंधुओं, अगर जीत का सहरा हमने अपने सर पे लिया होता तो आज बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता। वहां पे रेवेन्यू जो जनरेट होती है उससे भारत की दिल्ली की शासित केंद्रों में और तरक्कियां हो रही होती। लेकिन हमारे यहाँ दी गई चीजों को लेने की कभी पर भी विचारधारा ही नहीं रही। यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीष्टि। हमारे यहाँ का क्या सूत्र है कि हमारा विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन विरोधी हिंसा करने के बाद भी हम किसी भी चीज में आक्रमण करके हड़पने की कोशिश नहीं करते। वो 90,000 सैनिक जब घुटने टेक करके खड़े हुए थे, उस समय चाहते तो इंदिरा जी चाहती तो जो कश्मीर के ऊपर आज खूना खच्चर होता है, ये पहली बार में जहां तक चाहते वहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच करके अपने भारत के साथ साथ पाकिस्तान का हिस्सा भी ले सकते थे। लेकिन उस वक्त भी उदारता थोड़ी सी क्या दिखा दी, आज गले की फांस बन गई है। आज कश्मीर का वो भाग, कभी एक्चुअल में देखिएगा भारत के नक्शे को कि उस नक्शे से कितना भाग उन पाकिस्तान के लोगों ने खा करके अपने मुंह के अंदर दबा के रखा है, जिसका वो खुद उपयोग करने में असक्षम है। हमारे यहाँ की खून की गर्मी पूरी दुनिया में नहीं, देवताओं की नगरियों में भी प्रसिद्ध है। सियाचिन ग्लेशियर कभी देखिएगा, सुना होगा नाम। -20 से लेकर के -60 तक का टेम्परेचर रहता है। हम लोग सतना में थे 2008 पे, मुझे याद है। जब सतना गया तो सतना में 3 टेम्परेचर हो गया था। 3 टेम्परेचर में रात में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि गुरुदेव के साथ रहने पर आचार्य श्री जी के ऐसे कठोर अनुशासन रहते हैं कि कभी किसी श्रमण समुदाय को वो चटाई भी ओढ़ने के लिए रात में नहीं देते। किसी भी प्रकार की चटाइयां समर संघ में मिलती नहीं। रात में एक दिगंबर साधु की, गुरुदेव से दीक्षित साधु की ठंड निकालना
अपने आप में एक किला फतेह करने के जैसा होता है। जो 90 दिन का हर साल का पीरियड रहता है, पेपर रहता है, हर साधु को झेलना पड़ता है और वो खुशी खुशी करता है। सियाचिन में -20 से लेकर के -60 तक का टेम्परेचर रहता था। उस सियाचिन के टेम्परेचर में हमारे यहाँ का सैनिक बंकर के अंदर कैसे रहता है, कभी सोचिएगा। जब वो रात में सोता है तो सोते हुए सैनिक को हर पौन घंटे 50 मिनट के बाद जगा दिया जाता है, इसलिए कि कहीं सोते सोते सांस लेने की तकलीफ के कारण तुम्हारी मौत ना हो जाए। वहां पर रोटी की कीमत कम होती है, सांस की कीमत ज्यादा होती है। सैनिक को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ खाने का पैकेट दिया जाए तो सैनिक बोलता है कि हम रोटी के बिना तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वहां सांस की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यहां पर हमको हवाओं की कीमत की कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं, यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, और यहां पर रह करके आपस में जातीयताओं के छोटे छोटे झगड़ों में जो हम उलझे हुए लोग हैं, एक बार सियाचिन के -20 पे जाकर के देखिएगा, समझ में आ जाएगा आजादी की कीमत हर सैनिक वहां पे खड़ा होकर के किस तरीके से चुकाता है। फिर कभी यह भी सोचिएगा कि हम अपने परिवार के लिए इतना करते हैं, जो अपना परिवार मिटा करके हमारे परिवार के लिए जितना करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? सैनिकों के लिए हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं, सो जाते हैं, ये सोच करके अरे सरकार तुमको 60,000 70,000 रुपए देती है, पर्याप्त है। 70,000 रुपए में आप 2 दिन थोड़ा सा सियाचिन में रह के दिखाइए, समझ में आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे, जब आपके पैरों के अंगूठे में मोजा पहनने के बावजूद, शूज पहनने के बावजूद गहरे गहरे कट सिर्फ ठंडी के कारण लग जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्लेड मार करके चीर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा सैनिक किसी कीमत में दूसरे की जमीन पर पैर नहीं रखता, क्योंकि हमारा संकल्प ही हिंसा का त्याग है। आक्रमणकारी नीति भारतीय संविधान में कभी नहीं रही। हमेशा नीतियां रही हैं कि हम अपने घर में बहुत अच्छे से खुश हैं, प्रसन्न हैं, बस कोई हमारे घर के अंदर ना आए। उस रक्षा करने के लिए सैनिकों ने थोड़ी बहुत जाने नहीं दी। अभी भी जब मैं इस बात को कह रहा हूं, सैनिकों ने वहां पर कौन सा दर्द झेला होगा, कौन सी बर्फीली हवाएं सियाचिन ग्लेशियर पे चल रही होंगी, और कौन से सैनिक दब करके मर गए होंगे, ये उसकी बहन सोच रही होगी कि राखी में अभी भाई को बांधेंगे, शाम तक उस पर खबर पहुंचेगी कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया। शहीद शब्द की कीमत समझिए, बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग भी कई चीजों में शहीद में सहयोगी हैं। जैसे आपने अपनी भाषा को शहीद कर दिया, जैसे आपने अपनी सभ्यता को शहीद कर दिया। आपने भी बहुत बलिदान दिया है, कम बलिदानी आप नहीं है, लेकिन इनके बलिदानों से भारतीय संस्कृति का कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम अंग्रेजों को भगा चुके हैं 75-78 साल पहले, लेकिन अंग्रेजियत आज भी हमारी जुबान पर है। जिस भाषा से हमारे बचपन से जवानी हमारे जीवन पे आती है, जवानी आने के बाद वो भाषा पता नहीं कैसी दिखाई देती है कि बोलने में तकलीफ होती है। जब दादी ने बचपन में कहानी सुनाती थी, तो दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है कि अंग्रेजी में दादी कहानी सुनाती थी? कोई है क्या? है एक आध कोई? नहीं है। सारी की सारी दादियां हिंदी में कहानियां सुनाती थी। हिंदी से लेकर के हमने कहां तक बढ़े हैं, कहां तक पल्लवित और पोषित हुए हैं। लेकिन जब जवानी आ गई तो हिंदी की खूबसूरती हट करके हैंडसम आ गया। सौंदर्य की पराकाष्ठा दिखाने वाली वो देवी ब्यूटीफुल तो दिखाई देती है, लेकिन सौंदर्यवान कहने में शर्म आती है। पिता को डैड कहना पसंद करते हैं, डैडी कहना पसंद करते हैं। पिताजी कहने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी इज्जत उतार दी हो। ये भी एक शहीदपना है जो आप अपनी भाषा के साथ करते हैं। और वहां पर तो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को सिखा दिया जाता है कि स्कूल हो या घर, सिर्फ अंग्रेजी बोलना है। ये इस तरीके की सजा वाले स्कूलों में आपको पता है कि आपके साथ किस तरीके की हिंसा होती है। बच्चे ने अगर अंग्रेजी नहीं बोली स्कूल के अंदर तो उसको 5 रुपए का फाइन लगता है, कई जगह 10 का लगता है, कई जगह 50 का लगता है। वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट के अंदर से हिंदी सीख रहा था, सुन रहा था, जवान होने के बाद उसको हिंदी बोलने पर पनिशमेंट है। ये भारत की वसुंधरा है। और आप आंख खोल करके देखते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाकर के इस बात के लिए ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करते हैं। जब पीटीएम होता है महीने के लास्ट वीक पे,
तो जाकर के कभी बोला है कि हम अपने बच्चे को निकाल क्यों ना लें आपकी स्कूल से? ये जितनी स्कूलें, कॉन्वेंट की स्कूलें इस तरीके का अत्याचार कर रही हैं, अगले महीने बंद हो जाएंगी, ये पॉलिसी चेंज कर देंगे अपनी। लेकिन हमको खुद लगता है कि जो सुख हमको नहीं मिला वो हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। इस चक्कर में हमको हिंदी आती है, हमारा बंदा जब फराटेदार अंग्रेजी बोलता है तो वो ऐसा लगता है कि हमने कोई महान पुरुष को पैदा कर दिया है। बहुत बड़ा महान पुरुष नहीं है, संबंधों की कीमत खो जाते हैं ऐसे लोग। ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग अपनी माँ की अर्थी उठाने के लिए भी कभी वक्त पर उपलब्ध नहीं होते। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पिता के अंतिम समय में वही बच्चा जो अंग्रेजी सीख करके कनाडा अमेरिका चला जाता है, वो वहां से पिता की डेथ सर्टिफिकेट तो मांगता है, लेकिन अर्थियों तेरे उठाने के लिए यहाँ नहीं आता। वहां से 10,000 20,000 डॉलर का खर्च भेज देता है और बोल देता है पिताजी अभी तो अब वीजा मिल नहीं रहा है, अब आप देख लीजिएगा। ये भाषा के चक्कर में हमारे अंदर जो हिंसा का वातावरण बन रहा है, इस मामले में हम बहुत ज्यादा सोए हुए हैं। थोड़ा जगाइएगा, घर के अंदर लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करिएगा। बुंदेलखंड है, बुंदेली बोले, बिहारी है, बिहारी बोले, तमिल का रहने वाला है, तमिल में बोले। लेकिन घर के अंदर जब अंग्रेजी बोलता है बच्चा, और अपने आप को हम सब मिलकर के समझते हैं कि मन बहुत पढ़े लिखे और समझदार और सभ्य लोग हैं, आप गलतफहमी में हैं। ये भारत देश के साथ ये देशद्रोह कहलाता है। ये भी एक देशद्रोह है। मीर जाफर जैसे लोग जिन्होंने कलकत्ता और सूरत के स्थानों पर आकर के जब उनको घुसने दिया और पूरी दुनिया पे राज्य कर गए, ये अंग्रेज चले गए हैं। अंग्रेजी आज भी हमारे कंधे पे, माथे पे, सिर पे सर चढ़ करके जैसे भूत नाचता है, ऐसे अंग्रेजी नाच रही है और हम उसको खुशी खुशी अपने साथ स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। एक बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने शब्दों की स्वतंत्रता के ऊपर भी ध्यान करिएगा। भाषा की स्वतंत्रता उस काल पे जितनी सुंदर थी कि जब अंग्रेज इस धरती पर थे तो कम से कम हम संस्कृत में बात कर लेते थे, प्राकृत में बात कर लेते थे, हिंदी में बात कर लेते थे। अंग्रेज के सामने खड़े होकर के अंग्रेज को 4 गाली देते थे, वो बेचारा मुस्कुराता रहता था क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी। आज सबको सब आता है, लेकिन आपको कुछ नहीं आता। आज संस्कृत की कीमत फिर जग गई। आज संस्कृत के ऊपर फिर से सोच होने लगे। आज संस्कृत पढ़ने वालों को आप आश्चर्य मानेंगे 40-40 लाख रुपए फिर मिलने लगा। क्यों? क्योंकि जो भाषा लुप्त हो जाती है, उस लुप्त होती हुई भाषा की फिर कीमत बढ़ने लगती है। मार्केट में जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसका रेट बढ़ता है। कल तक इंग्लिश की शॉर्टेज थी, इंग्लिश का रेट बढ़ा हुआ था। आज इंग्लिश कॉमन हो गई है, संस्कृत की शॉर्टेज हो गई। बंधुओं, अभी अभी आपको एक बहुत जबरदस्त उदाहरण बताता हूं जिंदगी जीने के क्या खूबसूरत अंदाज हो सकते हैं। एक काव्य है, उस काव्य का कहीं पर कोई ट्रांसलेशन चल रहा है। उस काव्य के जो ट्रांसलेशन हो रहा था, उस ट्रांसलेशन को होने के लिए बनारस के एक विद्वान को बुलाया। बनारस के विद्वान के सामने वो एक मोटा सा ग्रंथ रखा गया जिसमें करीब 1300 पन्ने थे। उसमें से उसने सिर्फ 170 पन्नों के ट्रांसलेशन के 14 लाख रुपए ले लिए। उससे पूछा कि ऐसा 14 लाख रुपए का क्या है? तो बोलता है वो संस्कृत भाषा की जो पकड़ है ना, वो 14 नहीं, 14 लाख नहीं, इससे ज्यादा पैसा भी पैदा कर सकती। वो तो एहसान मानो कि हमने 14 लाख लेकर के तुम्हारे इसका ट्रांसलेशन कर दिया। ऐसे भी भाषा की क्या कीमत है आप देखिएगा। अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन जब आप संस्कृत का संस्कृत से ट्रांसलेशन करने की बात करते हैं, उसकी टीका लिखने की बात करते हैं, चूंकि वो विज्ञान हमको आता ही नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी के ऊपर मरते हैं, हिंदी के ऊपर सर्च करते हैं। कभी सोचिएगा अगर संस्कृत भाषा आ रही होती तो आप आज अपने आप में करोड़पति होते। अगर सही संस्कृत सीख ली है, सही व्याकरण सीख ली है बचपन से, सही तरीके से प्राकृत आती है, तो प्राकृत के पुराने जो ग्रंथ हैं, संस्कृत के जो पुराने ग्रंथ हैं, इनका सिर्फ अनुवाद करने पर आप लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। इस बात को आप भूल मत जाइएगा। बंबई में, अमेरिका में जाकर के आप देखिए संस्कृत को किस तरीके से फिर से गंभीरता के साथ पढ़ा जा रहा है, और हम आज भी गंभीरता के साथ अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी एक खुद की सोच है। आज हिंदी निर्धन वर्ग के लोगों का साधन है। रिक्शा चलाने वाला है, किराना दुकान चलाने वाले लोग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं। हिंदी इनके हाथों में सौंप करके हमारे यहाँ की कौम के गद्दार लोग अंग्रेजी के साथ पकड़ करके कनाडा, अमेरिका और यूएस चले गए और वहाँ पर आईआईटी का बहाना मार करके वहाँ पे शिफ्ट हो गए।
ये भी गद्दारों से कम नहीं है। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कितनी शांति से आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कई बार सोचता हूँ कि जब मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ, दुनिया भर के लोग आते हैं कि महाराज घर में बहुत अशांति है, घर में बहुत अशांति है। सोचता हूँ कि जितना प्रवचन सुनते वक्त शांत रहते हो, इतना घर में भी शांत रहोगे तो दुनिया में किसी घर में कलह नहीं होगी, किसी भी घर में कोई प्रकार की कलह नहीं होगी। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम अपने मानस को टटोलें और इस बात को निश्चित करें कि हम देश के सैनिकों के लिए भी प्रतिदिन कुछ दान करेंगे, क्योंकि आप उनको दे क्या सकते हैं। अगर आप सद्भावनाएं दे सकते हैं तो देश के सैनिकों के नाम आप पोस्ट कार्ड लिखना शुरू करिए, उनके एड्रेस ढूंढिए कि कहां पर सैनिक वेलफेयर सोसाइटी बहुत सारी रहती हैं, जो देश के सैनिकों के नाम पे आप किसी भी मुख्यालय में जाकर के सैनिक मुख्यालय में एक एक पत्र भी जमा कराएंगे तो उनको सैनिकों का जज्बा बढ़ेगा, उनको लगेगा कि समाज आज भी जागरूक है, हमको लेकर के चिंता करता है। जैसे आप अपने पुत्र की चिंता करते हैं, पिता की चिंता करते हैं, अपनी बच्चे की चिंता करते हैं, इसी तरीके से एक सैनिक की चिंता के लिए उसके लिए भी लेटर लिखिए। हम सैनिकों के लिए कर क्या सकते हैं, लेटर लिखने का समय नहीं है तो इतना कर सकते हैं क्या कि 5 रुपए का डोनेशन रोज सैनिकों के लिए दे सकते हैं। एक राष्ट्रीय गुटखा 15 रुपए का आता है, 10 रुपए का, 15 रुपए का। एक सुबह का पहला गुटखा भी छोड़ देंगे ना तो सैनिकों के हाथ की और उसके साथ में रहने वाली जो वर्दियां हैं वो 3 गुना सशक्तमान हो जाएंगी। भारत की सरकार के पास इतनी ताकत फिर आ जाएगी कि वो आपके सैनिकों से आपके पूरे जीवन को आसमान कर दे। अगर आप चाहें तो 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। यहां पे मेरे पास नहीं, यूट्यूब पे कोई नंबर दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन पे इस बात के लिए कोई नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप खुद ढूंढिएगा कि वेलफेयर सोसाइटी जो होती हैं जिनके माध्यम से सैनिकों सैनिक कल्याण विभाग होता है, वहां तक आप 5 रुपए पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया। सिर्फ ताली बजाने से, तिरंगा लगाने से, मुंह में एक टैग लगा लेने मात्र से आप आजाद भारत के नागरिक कहलाने के हकदार नहीं है। आपको आपका दायित्व भी देखना पड़ेगा। आप अपने दायित्व से विमुख होकर के सुबह से लेकर शाम तक जो अपने घर के अंदर लगे रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। हमारे यहाँ किस प्रकार का वातावरण सैनिकों ने बनाया है कि संत हो या सैनिक दोनों पुण्यात्मा है। उसकी भी उतनी, जितनी साधु की कीमत करते हैं इतनी भी घर के अंदर रह करके सैनिक की भी कीमत करिए, तब जाकर के आपके जीवन के सृष्टि में सौंदर्य बढ़ेगा। बंधुओं, कल हो सकता है मैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रवचन ना दूं, फिर मेरे मुख से धार्मिक व्याख्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया भर के हर आदमी के मुख से आप 15 अगस्त के बारे में सुन लेंगे, लेकिन मेरा मन बार बार कहता है कि किसी भी वक्त को पहले से अगर जी लिया जाए तो उस वक्त जीने का आनंद कुछ और होता है। भाषा के साथ साथ वेशभूषा, भोजन, इन सब चीजों में अपनी भारतीयता की एक छाप आकर आपके अंदर दिखे। चाउमीन, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, ये उन्हीं गिरे हुए लोगों के यहाँ का भोजन है जिन्होंने अच्छे तरीके से परोस करके हमारे यहाँ दे दिया और हम अपने यहाँ की खखरिया, पपरिया, लपटा, लचका भूल गए। जबकि हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ की वेशभूषा, हमारे यहाँ की भाषा, हमारे यहाँ की जीवन शैली, हमारे यहाँ का सूत्र रहा है। हमारा सैनिक आज भी सत्वेषु मैत्री गुणसुख प्रमोदम के सूत्र पर जिंदगी जी रहा है। वो आज भी इस बात के लिए कहता है कि मुझे दुनिया में सब कुछ हमारे मित्रवत व्यवहार है, लेकिन जब हमारा सत्वेषु मैत्री का उद्घोषण उनके पास चला गया तो वो उन्हें हिंदी चीनी भाई 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 कह करके हिंदी चीनियों ने पूरे हिंदुस्तान की मटिया मिट कर दी। आप ध्यान रखिएगा, उस युद्ध को भी भूल मत जाइएगा जब भारत को चीन से मार खानी पड़ी थी और बहुत बड़ा भूखंड चीन के हिस्से में अक्साई चीन वहां तक पहुंच गया, वो भी भारत का हिस्सा था। लेकिन हमारी छोटी सी गलतियों के कारण, हमारी छोटी सी उदारता के कारण बार बार हमारे मुख के सामने खड़े होकर के बोलते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और हम ये सुनते नहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई। और उन्होंने हमारी भूखंड का इतना बड़ा बहुभाग ले लिया, उसके बाद आज तक मांगने की कोशिश करिए, वो हिंदी चीनी भाई भाई तो कहता है, लेकिन ड्रैगन की नीतियां कुछ अलग है। उन ड्रैगन की नीतियों में आज तक 1 इंच जमीन उसने नहीं दी, और बल्कि रोज अपनी विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति के कारण वो हमारे भूखंडों पर निरंतर कब्जा करता है। अभी 1.5 साल पहले ही जब इसी कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था तो भारतीयों ने थोड़ी सी ताकत दिखाई थी तो समझ में आ गया था। हम उस वक्त कमजोर थे, आज कमजोर नहीं है, लेकिन आज ध्यान रखिएगा हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है।
ये दिमाग से बात निकालिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले भी सोचिएगा ये चाइना से बन करके आया है, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। कोई भी चीज लाने से पहले, कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचिएगा, हिंदी चीनी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में बी इंडियन एंड बाय इंडियन। ये सूत्र भी अगर आपके जीवन की प्राण ऊर्जा का आधार बन गया कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय होने के कारण हम सिर्फ भारतीय वस्तु का प्रयोग करेंगे। थोड़ी वस्तुएं रफ हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ अंदर पे आपको सेटिस्फेक्शन बहुत देगी। लगेगा कि हमने अपने पैसे को देश पे घुमाया, देश पे ही घूम रहा है पैसा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसा छोटी सी बात में, जब आप लिप्टन ताजा की चाय पीते हैं, जब आप रेड लेबल चाय पीते हैं, तब सुबह सुबह करीब 130 करोड़ रुपए एक झटके में 5:58 पे एक कप चाय के साथ विदेश पे चला जाता है। वो काबली बना के पीना शुरू करिए, प्रज्ञा चाय बनाइए, कोशिश करिए आसाम के बागान से आपको बिना कोई किसी इंटरनेशनल लेबल लगी हुई कोई चाय की पत्ती मिलती है तो आप लोकल चाय खरीदिए ना, बुराई नहीं है चाय पीने में। लेकिन लेबल वाली चाय जब अपन पीते हैं तब 130 करोड़ रुपए 5:58 पे सीधे यहां से वहां। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट देखिएगा जिसमें वो ग्लोबल है, वो यहां पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लीवर के नाम से फेमस है। पाकिस्तान जाइएगा तो वो यूनिलीवर जो कंपनी है वो पाकिस्तान लीवर के नाम से फेमस है। यहाँ पे हिंदुस्तान का लीवर खा गई, वहां पे पाकिस्तान का। वहां पे बांग्लादेश जाएंगे तो बांग्लादेश लीवर के नाम से वो कंपनी फेमस है। वहां पर भी वो चाय की पत्ती बेचती है, निकलती हमारे आसाम से ही है, निकलती हमारे आसाम, गुवाहाटी, नागालैंड, मिजोरम से निकलती है। यहीं पर चाय के सर्वाधिक बागान है बंधु, वहां पे चाय नहीं होती उनके यहाँ, कोई चाय वाय की खेती नहीं होती, यही पैदा होती है। लेकिन पैकेजिंग मटेरियल से अच्छा कितना होगा कि हम लोकल ब्रांड को वैल्यू दें, लोकल ब्रांड की चीजें खरीदें। लोकल ब्रांड की चीजें खरीदने पर भी हमारे जीवन में वो सुख सुविधाएं और भौतिक संसाधन उपलब्ध रहेंगे, पैसा देश का देश पे घूमेगा। इस तरीके से भी आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। मैं इस बात का उम्मीद करता हूं, ऐसी भावना करता हूं, अपने दिन की शुरुआत खादी के साथ करेंगे। अगर आपके पास खादी के वस्त्र नहीं हो तो आज मार्केट में जब शॉपिंग करने जाइएगा तो एक खादी का कुर्ता, एक खादी की शर्ट, एक खादी का पैंट, एक खादी की साड़ी लेकर के 15 अगस्त के दिन पूरी दुनिया के भारतवासी अगर खादी को प्रमोट करें और हथकरघा के वस्त्र पहने तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी खुशी आपके विचारों पर नियंत्रित है। अपने विचार को आकार दीजिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।